हेलो गाइस, वेलकम टू फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स। होप आप सभी लोग अच्छे से सीखने का प्रयत्न कर रहे होंगे और हमारी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। गाइस, लास्ट टाइम हमने स्टार्ट की थी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस एंड सर्किट्स में एक सीरीज़, जिसमें हमने पहला टॉपिक कवर किया था क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स। इस वीडियो में भी हम उसी की फर्दर एक एक्सटेंशन है और थोड़ा सा फिज़िक्स में जो आपका एक टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड एनर्जी लेवल्स, उसको भी कवर करने का प्रयास करेंगे क्योंकि वो एक इसी का ही पार्ट है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपसे बताना चाहूँगा कि ये जो टॉपिक है ये आपका ना सिर्फ BSNL TT या JTU एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, इवन जो अदर एग्ज़ामिनेशन होते हैं लाइक गेट और भी जितने स्टेट लेवल या PSUs लेवल के एग्ज़ाम होते हैं सभी के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो आप इस लेक्चर को बड़े ध्यान से सुनिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप इसके साथ साथ नोट्स भी ले लें, क्योंकि आपके ये फर्दर काम आने वाले हैं। और जो लोग इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो इससे पहले जो हमारी वीडियो है क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स, उसको भी अच्छे से देख लें, तब इस वीडियो को देखें तो आपको बेटर समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं एक बार। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। कुछ बेसिक बातें करना चाहूँगा क्योंकि फर्दर इसी पे ही हमारा कॉन्सेप्ट आगे क्लियर होगा। तो जो स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम है, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि किसी भी मैटर की जो फंडामेंटल यूनिट होती है वो एटम होती है। एटम में क्या होता है, कुछ नहीं, बेसिकली एक न्यूक्लियस होता है आपका, जो कि एक आपका सेंटर पोर्शन है। और इसको एक आप तरीके से एक सन समझ लीजिए कि जैसे आपका सन है, उसके चारों ओर जो आपके ग्रह हैं वो चक्कर लगा रहे हैं, रिवॉल्व हो रहे हैं। तो इसी तरीके से आप समझ लीजिए कि एक न्यूक्लियस है, इसको सन के रिगार्डिंग आप समझ सकते हैं। और उसके चारों ओर कुछ शेल्स बने हुए हैं, कुछ ऑर्बिट्स हैं जिनमें कोई स्मॉल पार्टिकल्स जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं। उस स्मॉल पार्टिकल्स को हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन का जो वेट होता है वो लगभग 1850 टाइम्स लेस होता है प्रोटॉन से। कई बार ये क्वेश्चंस भी आपसे डायरेक्टली कर लिए जाते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का वेट है वो प्रोटॉन से या न्यूट्रॉन से कितना हल्का है या ज़्यादा है या इक्वलेंट है। ये कई बार ये डायरेक्टली इस लोअर लेवल के एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। सो बेसिकली जो आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में बेसिकली आपके दो चीज़ें होती हैं, एक प्रोटॉन होते हैं और एक न्यूट्रॉन होते हैं। और जो इस न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिट्स बनी हुई हैं उनमें हमारा एक पार्टिकल चक्कर लगाता है जिसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बेसिकली आप वर्बली ये समझ लीजिए। फर्दर अगर हम आगे बढ़ें उससे पहले आपको कुछ और इसके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बता दें। इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है आप सभी को पता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम होता है। तो प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का दोनों का चार्ज सेम होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज निगेटिव होता है और प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है। ये कुछ जनरल बातें थी जो आपको मुझे लगा कि बतानी चाहिए थी, क्योंकि हम फिजिक्स का एक पोर्शन भी इसी में ही कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। जो तीन पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वो फंडामेंटल पार्टिकल हैं यूनिवर्स के भी। इसको आप ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं। तो अब आप ये समझिए, अब एक टॉपिक है हमारा एटॉमिक नंबर का। एटॉमिक नंबर क्या है कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी एक एटम में, उसको हम उसका एटॉमिक नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन है हमारे पास। हाइड्रोजन में आपको पता है कि इसके एक प्रोटॉन होता है इसके न्यूक्लियस में, और जो इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है वो एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसीलिए इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 1 होता है। तो इसका एटॉमिक नंबर है 1। सिमिलरली और भी हमारे फर्दर बात करेंगे
एक हमारा जैसे एल्यूमिनियम है, इस केस में हम एल्यूमिनियम की भी बात करेंगे। एल्यूमिनियम का जो आपका एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13, एटॉमिक नंबर है 13। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके पास 13 प्रोटॉन्स हैं एंड 14 न्यूट्रॉन्स हैं इसके न्यूक्लियस में। और इसको हम इस यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसी कभी भी सेम ऑर्बिट, यानी कि सब आप कहने लग जाए कि अगर सपोज कीजिए इसमें 13 ऑर्बिट, 13 इसमें मेरे इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो एक ही ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं होता है। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब अलग अलग ऑर्बिट्स में मूव करते हैं, यानी कि कुछ इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में मूव करेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में मूव करेंगे और फर्दर कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस ऑर्बिट में मूव करेंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर मान लिया बात करें कि किसी एक ऑर्बिट में, जैसे ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड है, थर्ड है, इस किस ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं। तो अगर इसकी बात की जाए तो आपको एक जनरल आइडिया बता दूं, एक जनरल चीज जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो ये है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो किसी एक ऑर्बिट या शेल में हो सकते हैं उनकी संख्या है 2n²। यानी कि 2n² में क्या होगा आपका कि अगर सपोज कीजिए आपका फर्स्ट ऑर्बिट है तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n इज इक्वल टू 1 होगा आपका। इसका मतलब कि पहले उसमें 2 मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। यानी कि अगर ये मेरा एल्यूमिनियम का मैं बात करूं तो इसमें 13 प्रोटॉन्स एंड 14 न्यूट्रॉन्स हैं इसके न्यूक्लियस में, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 जो हैं वो पहले ऑर्बिट में मूव कर सकते हैं। उसके बाद जो मेरा दूसरा होगा तो उसमें कितने आ सकते हैं, 2, n की वैल्यू आप 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 8। दूसरे उसमें मेरे 8 इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से थर्ड में 18, फर्दर 32, इस तरीके से मेरा ये मूव करेगा। लेकिन इसमें एक चीज जानने की और है कि जो आपका आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है, इसका एक एक्सेप्शन भी है कि जो सबसे बाहर का, यानी कि ये है एक्सेप्शनल जो है आउटर मोस्ट जो इसका शेल है, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 हो सकते हैं। तो इसमें अब आपको समझना ये होगा कि इसी छोटे से टॉपिक से हमारे कितने क्वेश्चंस कवर हो गए हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स का वेट के बारे में बात की जा सकती है, कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी एक शेल में हो सकते हैं, एटॉमिक नंबर क्या है। तो ये छोटे छोटे जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो सभी इसी में कवर हो जाते हैं। फर्दर अगर आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम हो तो आप पता कर सकते हैं। एक चीज़ इसमें और बतानी थी कि जो आपका आउटर मोस्ट शेल है, आउटर मोस्ट जो शेल है आपका, यानी कि जो भी बाहर का सबसे ज़्यादा आउटर मोस्ट शेल होगा, उसको उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन सभी को मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहूँगा। जैसे 13 इसमें मेरे थे तो इसमें कितने हो गए, 2 and 8, 10 हो चुके हैं। 10 के बाद में अब मुझे यहाँ पर 1, 2 and 3, यानी कि मेरे 3 इलेक्ट्रॉन्स और इसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रहेंगे। और ये जो आउटर मोस्ट जो शेल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यही मेरे केमिकल बॉन्डिंग में काम आते हैं। सो जनरली जो भी मुझे, आप जनरल आइडिया ले लीजिए कि जो भी मुझे काम होगा वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि जो नियर मोस्ट में इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं जो मूव कर रहे हैं वो न्यूक्लियस के साथ में एक फोर्स के थ्रू, यानी कि अट्रैक्शन के फोर्स के थ्रू बाइंडिंग है। और जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यही मेरे केमिकल बॉन्डिंग में काम आएंगे। नेक्स्ट है हमारा एनर्जी लेवल्स। एनर्जी लेवल्स की अगर आप बात करें तो आप ये समझिए कोई भी आइसोलेटेड एटम है आपका, उसके एक सर्टेन नंबर ऑफ ऑर्बिट्स होते हैं और यही ऑर्बिट आपके एनर्जी लेवल्स को
रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन्स आपके मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स केवल आपके परमिटेड ऑर्बिट्स में ही मूव कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन आपका इस ऑर्बिट में मूव कर रहा था तो वो सिर्फ इसी ऑर्बिट में मूव कर सकता है, या इसमें कर रहा था तो इसी में मूव कर सकता है, ना कि इन दोनों ऑर्बिट्स के बीच में किसी एक जगह पर इंटरमीडिएट लोकेशन पर वो मूव नहीं कर सकता है। तो आप ये कह सकते हैं कि हर एक एटम की जो ऑर्बिट्स हैं वो एक निश्चित हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप अपने अकॉर्डिंग उसके बीच में कोई एक शेल पुट कर सकते हैं। सो बेसिकली ये समझ सकते हैं कि हर एक ऑर्बिट की फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, और जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उस ऑर्बिट में सारी एनर्जी उन्हीं में पजेस होती है, उन्हीं के पास होती है। और जितना ऑर्बिट मेरा दूर होगा, यानी कि लार्जर द ऑर्बिट, यानी कि जितना भी बड़ा ऑर्बिट होगा या जितना भी दूर होगा उसकी एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। ये आप बात ध्यान में रखें। यानी कि इस केस में जो ऑर्बिट जितना पास है, जैसे ये न्यूक्लियस के जितना पास है, इसकी एनर्जी कम होगी, और जो न्यूक्लियस से जितना दूर है उसकी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। सो हमने बेसिकली ये रिप्रेजेंट किया है। फिगर में आप देख सकते हैं कि ये न्यूक्लियस का एज है, और ये पहला आपका शेल है, ये सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है। अकॉर्डिंगली हमारा ये सब फर्दर जो एनर्जी लेवल्स हैं वो बढ़ते जाते हैं। एक और अगर इसमें हम बात करें, अगर एक हमारा आता है कुछ बैंड्स वगैरह का, एनर्जी बैंड्स वगैरह। बेसिकली आप बैंड्स के बारे में, मैं वैसे तो डीपली काफ़ी कुछ है इसमें बताने के लिए, लेकिन जनरली आप एक बात समझ लें कि जैसे कि वैलेंस बैंड है और एक है आपका वैलेंस बैंड, और एक है आपका कंडक्शन बैंड। तो दोनों को जनरल टर्म आप समझ लें कि वैलेंस बैंड क्या है आपका, कि कोई भी एक एनर्जी बैंड जिसमें आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मैंने आपको बता ही दिया है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन से हैं, कि तो जिस भी बैंड में आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको आप क्या कहेंगे? वैलेंस बैंड कहेंगे। और जो इसके ऊपर, यानी कि वैलेंस बैंड के ऊपर एक टर्म होती है कंडक्शन बैंड। यानी कि अगर आप मैं बनाने लग जाऊँ एनर्जी बैंड डायग्राम, आप ये समझ लीजिए कि अगर सपोज कीजिए इस लेवल पर मेरा यहाँ पर है आपका वैलेंस बैंड, तो इसके जस्ट अबव जो होगा, नेक्स्ट जो होगा, यानी कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में कोई बैंड नहीं होगा। तो आप ये समझिए कि वैलेंस बैंड के अबव जो भी बैंड होगा उसको कंडक्शन बैंड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉन जो कंडक्शन यानी कि प्रक्रिया में भाग लेते हैं वो सारे के सारे आपके कंडक्शन बैंड में ही अवेलेबल होते हैं। एक टर्म और मेरी आती है जो इम्पोर्टेंट है, वो है फॉरबिडन एनर्जी गैप। इस टर्म को भी आप समझ लें कि फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या है। अब आप ये समझिए कि ये मेरा वैलेंस बैंड है, कंडक्शन बैंड है, इन दोनों बैंड के बीच में कोई बैंड नहीं है, तो इनके बीच में जो गैप है, ठीक है, जो इनके बीच में गैप है उसी को मैं फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलता हूँ, और इसको रिप्रेजेंट करता हूँ ई जी, यानी कि ई नोटेशन में जी, इससे रिप्रेजेंट करता हूँ। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन है अगर मेरा प्राइमरी बेसिस पे वो वैलेंस बैंड में है, तो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए उसको एटलीस्ट कुछ एनर्जी चाहिए होगी, और जो वो एनर्जी मुझे चाहिए होगी वो ईजी से ज़्यादा होनी चाहिए। यानी कि कोई भी अगर मेरा इलेक्ट्रॉन सपोज कीजिए कंडक्शन वैलेंस बैंड में है, तो अगर मुझे उसको मूव कराना है कंडक्शन बैंड में, एनर्जी मुझे जो देनी पड़ेगी आउटसाइड वो ईजी से ज़्यादा देनी पड़ेगी, तभी कोई भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव कर सकता है। अगर सिलिकॉन की बात करें कि अगर सिलिकॉन में कितनी एनर्जी होगी, तो सिलिकॉन की अगर बात करें तो वो 1.12 EV, यानी कि इसका जो ईजी वैल्यू है, फॉरबिडन एनर्जी जो है वो 1.12 EV है। यानी कि अगर मुझे कोई इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंचाना है फॉर द केस ऑफ सिलिकॉन, तो 1.12 EV से ज़्यादा एनर्जी देनी होगी। इन केस ऑफ जर्मेनियम में ये वैल्यू आती है 0.72 EV।
ये दोनों ही टर्म्स इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इनको आप याद रखें कि Eg की वैल्यू SI के केस में क्या होती है और जर्मेनियम के केस में क्या होती है। फर्दर ये हमारे जो न्यूमेरिकल वैल्यूज में भी काम आता है। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन दोनों वैल्यूज को याद रखें। अब एक हमने लास्ट टाइम पे डिस्कशन किया था अबाउट इंसुलेटर मेटल्स और सेमीकंडक्टर के बारे में। अब उनकी कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज पे भी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। तो जैसे कि अभी तक हम डिस्कस करके आ चुके हैं वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, फॉरबिडन एनर्जी गैप, ये सब, तो उसके आधार पे इंसुलेटर मेटल्स और सेमीकंडक्टर को कैसे डिवाइड किया जा सकता है। जो मेरे पास सबसे पहला अगर आप देखें फिगर है वो है मेरी इंसुलेटर्स की, वो है मेरी इंसुलेटर्स की पहली फिगर में आप देखें तो इंसुलेटर के केस में क्या है, ये आपका वैलेंस बैंड है और ये आपका कंडक्शन बैंड है। इनके बीच में अगर आप गैप देखें तो वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि एनर्जी गैप जो है वो मोर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है। इतना अगर गैप होगा तो कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर मेरा वैलेंस बैंड में है उसको कंडक्शन बैंड में जाना लगभग एक रूम टेम्परेचर पर या नॉर्मली एक टेम्परेचर पर पॉसिबल नहीं है। और अगर मुझे इस इलेक्ट्रॉन को, यानी कि जो मेरा वैलेंस बैंड में पड़ा हुआ है, इसको अगर मुझे कंडक्शन बैंड में मूव कराना है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी। और जब मैं कभी ऐसा करता हूँ, बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज अप्लाई करता हूँ, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं ब्रेकडाउन ऑफ इंसुलेटर्स। इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। दूसरी जो मेरी फिगर है वो है मेटल के केस में। इसके केस में अगर आप ध्यान देंगे तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, इनमें बहुत ही ना के बराबर गैप है, या आप ये कह सकते हैं कि ओवरलैपिंग हो रही है कंडक्शन बैंड की और वैलेंस बैंड की। तो यहाँ पर इसीलिए इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत ही इजी है कि वो आराम से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आ सकता है। इसीलिए मेटल्स में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इजीली मूव कर सकते हैं, और कंडक्शन इसीलिए सबसे ज़्यादा जो है वो मेटल्स में होता है। एक और जिसमें बात करें हम सेमीकंडक्टर की, अगर सेमीकंडक्टर का आप केस देखते हैं, सेमीकंडक्टर में आप देखिए कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, इन दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप है वो बहुत ही स्मॉल है, लगभग 1 eV का है। तो इसीलिए अगर रूम टेम्परेचर पे भी कंडक्शन पॉसिबल है इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर, कि अगर और हम थोड़ी सी एनर्जी आउटसाइड से दे दें तो कंडक्शन पॉसिबल हो जाता है। इस केस में आप ये ध्यान रखिए कि इसमें मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर कितना होता है। वो होता है 0K या -273 डिग्री सेंटीग्रेड। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कभी पूछ लिया जाता है कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर कितना होता है, तो वो -273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर सेमीकंडक्टर जो है वो मेरा लगभग इंसुलेटर की तरीके से ही बिहेव करते हैं, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में होते हैं, कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तो इसलिए पॉसिबल नहीं है वहां पर कंडक्शन हो सके। और जब भी मैं Eg यानी कि एनर्जी फॉरबिडन एनर्जी से ज़्यादा अगर मैं एनर्जी अप्लाई कर देता हूँ तो जो भी कोई मेरा इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में है वो इजीली मेरा कंडक्शन बैंड में जा सकता है और कंडक्शन पॉसिबल है। होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट मेरा है एक कैटेगरी जो सेमीकंडक्टर है, यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं कि मेरा सेमीकंडक्टर फिजिक्स का एक पोर्शन जो है वो स्टार्ट हो रहा है। तो सेमीकंडक्टर मैंने आपको जैसे कि पहले भी डिस्कस किया था कि जो हमारे मेटल्स होते हैं उनकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, और जो मेरे इंसुलेटर्स हैं उनकी कंडक्टिविटी लगभग नल होती है। तो उनके बीच की एक प्रॉपर्टी है वो है सेमीकंडक्टर, यानी कि उसकी जो कंडक्टिविटी है वो इंसुलेटर से तो ज़्यादा है लेकिन कंडक्टर से कम है। रूम टेम्परेचर पर अगर आप बात करें तो इनकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, लेकिन फर्दर अगर मैं इनका टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूं तो कंडक्टिविटी बढ़ती जाती है। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि सेमीकंडक्टर में जो है वो निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है। सो इसके कारण कि जो मेरे को इसकी एक प्रॉपर्टी मिलती है वो ये है कि अगर मैं
टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूं तो कंडक्टिविटी भी मेरी बढ़ती जाती है। ये इसका एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो मैंने बताया था, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है कि सेमीकंडक्टर का नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब मेरे सेमीकंडक्टर जो है वो दो टाइप के होते हैं बेसिकली। एक होता है मेरा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक होता है मेरा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इन दोनों में बेसिकली फर्क क्या है, जनरल तौर पे आप समझ लीजिए कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है वो होता है मेरा प्योर, यानी कि जिसमें कोई भी इम्प्योरिटी एडिड नहीं है। तो फर्स्टली हम बात कर लेते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की ही। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जैसे मैंने बताया आपको प्योर फॉर्म है सेमीकंडक्टर की, और इसके केस में बेसिकली दो आते हैं जो प्रेफरेबली यूज किए जाते हैं इंडस्ट्री वाइज भी। एक है सिलिकॉन, दूसरा है जर्मेनियम। ये दो मोस्टली आपके इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल हैं। इनको भी आप याद रखिएगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो कुछ भी पूछ सकता है। तो अगर इसके केस में आप मैं बात करूं तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो एक स्ट्रक्चर है मेरा सिलिकॉन में, जैसे लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया, उसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में वो 4 होते हैं। तो बेसिकली जो इसके एटम्स हैं वो आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे, यानी कि अपना जो स्ट्रक्चर है उसको स्टेबल करने की कोशिश करेंगे। स्ट्रक्चर को स्टेबल करने के लिए आउटर मोस्ट शेल में भी एटलीस्ट 8 इलेक्ट्रॉन्स होने जरूरी हैं। तो यहाँ पर 2 और एक इधर से लेगा 4, और यहाँ पे मतलब 2, 4, 6 एंड 8, यानी कि इस तरीके से ये अपना आपको स्टेबल करेगा। और जो ये आउटर मोस्ट शेल है, आउटर मोस्ट में शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो कोवेलेंट बॉन्ड को बनाएंगे। इसीलिए आप ध्यान रखिए जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि इंसुलेटर्स जो हैं जो, तो इसलिए आप ध्यान रखिए जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर, एब्सोल्यूट जीरो मींस 0 केल्विन पर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है वो इंसुलेटर की तरीके से बिहेव करते हैं। सो आप इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। अब क्या होता है कि अगर मैं रूम टेम्परेचर पे इनको ले आता हूँ, रूम टेम्परेचर यानी कि लगभग 23 डिग्री सेंटीग्रेड या 300 केल्विन, ये भी क्वेश्चन बन सकता है अगर आप देखना चाहें तो। अगर मैं 300 केल्विन पर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को लेके आता हूँ, सो बेसिकली होगा क्या कि जो आपका सिलिकॉन में जो आपका ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये फ्री हो जाएगा, यानी कि जब इसको इतनी एनर्जी मिलेगी तो ये वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, और जब वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएगा तो यहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी जिसको मैं होल कहूंगा। तो इस तरीके से आप इसको जनरल आइडिया मुझे देना था कि आपको थोड़ा माइंड में रहे कि क्या कुछ एक प्रोसीजर होता है सेमीकंडक्टर का, और इसमें 2 टाइप जो हैं इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का। नेक्स्ट इसमें कुछ और टर्म्स हैं जो डिस्कस करनी थी। एक होता है आपका इसमें रिकॉम्बिनेशन। कुछ टर्म्स हैं जनरली आप समझ लीजिए। रिकॉम्बिनेशन क्या होता है? अब रिकॉम्बिनेशन में बेसिकली होता क्या है कि जब मैं बाहर से कोई टेम्परेचर अप्लाई करता हूँ सेमीकंडक्टर पर या एनर्जी अप्लाई करता हूँ, सो बेसिकली होता क्या है कि कुछ जो मेरे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे तो वहां पर एक वैकेंसी जनरेट हो जाएगी, यानी कि होल भी जनरेट हो जाएंगे। यानी कि मैं कह सकता हूं कि होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों इक्वली जनरेट होते हैं, यानी कि पेयर में जनरेट होते हैं। उस प्रक्रिया को कहते हैं थर्मल एजिटेशंस। और जो थर्मल एजिटेशन के कारण इलेक्ट्रॉन और होल्स हैं वो कहीं भी पूरे क्रिस्टल में आ जा सकते हैं, और जब वो पूरे क्रिस्टल में फ्री हैं कहीं भी आ जा सकते हैं, सो बेसिकली कहीं ना कहीं उनका कोलिजन भी होगा, यानी कि टकराव भी होगा। और जब उनका टकराव होगा तो रिकॉम्बिनेशन होगा, यानी कि वो डिसअपियर हो जाएंगे रिकॉम्बिनेशन के प्रोसेस में। जब उनका रिकॉम्बिनेशन होता है तो वो जो पेयर है वो डिसअपियर हो जाएगा और एनर्जी रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट। इस प्रोसेस को ही एक तरीके से रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। और
रिकॉम्बिनेशन तो ये प्रोसीजर हो गया है, और रिकॉम्बिनेशन से पहले इलेक्ट्रॉन और होल जितना भी ट्रैवल करते हैं, यानी कि जितनी भी डिस्टेंस कवर करते हैं, उस डिस्टेंस को कहते हैं मीन लाइफ टाइम। और मीन लाइफ टाइम की जो आपकी रेंज है वो 1 माइक्रोसेकंड से 10⁻³ माइक्रोसेकंड होती है। होप ये दोनों टर्म आपको समझ में आई होंगी, क्योंकि ये जो टर्म्स हैं ये जब आगे फर्दर हमारी थ्योरी में यूज होती हैं तो काफी लोगों को कंफ्यूजन रहता है। इसलिए मैंने सोचा कि इनको बेसिकली थोड़ा सा क्लियर कर दें, जनरल आइडिया दे दूं आपको कि रिकॉम्बिनेशन क्या होता है और मीन लाइफ टाइम क्या होता है, ताकि फर्दर हमें समझने में आसानी हो। सो अगला हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में आपने पढ़ लिया है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बेसिकली क्या है कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है या प्योर सेमीकंडक्टर होता है, रूम टेम्परेचर पर उसकी कंडक्टिविटी बिल्कुल कम होती है, यानी कि आप समझ लें कि इंडस्ट्रियल पर्पज से वो इतना यूजेबल नहीं होता है। और अगर इसकी इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि अगर मैं प्योर सेमीकंडक्टर में थोड़ी सी इम्प्योरिटी ऐड कर देता हूं तो इसकी कंडक्टिविटी जो है वो काफी बढ़ जाती है। इस इम्प्योरिटी को ऐड करना ही एक डोपिंग कहलाता है। इम्प्योरिटी को ऐड करना ही डोपिंग कहलाता है। यानी कि डोपिंग के कारण क्या होगा, मेरी कंडक्टिविटी जो है सेमीकंडक्टर की वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। जनरली आप ध्यान रखें कि सेमीकंडक्टर दो टाइप के होते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक हो गया आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर, एक हो गया आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करें तो इसमें बेसिकली याद रखिए कि जो मेरा सिलिकॉन था वो मैंने आपको बताया इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी कि प्योर सेमीकंडक्टर है। अगर इसमें मैं कोई भी पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को ऐड कर देता हूं सिलिकॉन में, और इम्प्योरिटी आप ऐसा समझिए कि बहुत ही माइनर ऐड की जाती है, तो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी का मतलब क्या हो गया कि इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का कंसेप्ट हम पहले समझ चुके हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है उनकी जो संख्या है वो 5 है, यानी कि उसमें जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 5 हैं। तो सपोज कीजिए मेरे जो एक सिलिकॉन है, ये मेरा प्योर सेमीकंडक्टर है, इसमें मैंने एक पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड की है जो है फास्फोरस। फास्फोरस में आप जानते हैं कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आप देखिए अगर मैं इसको ऐड करता हूं तो जो सिलिकॉन्स के आउटर मोस्ट में जो 4 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो फास्फोरस के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ में कोवेलेंट बॉन्डिंग करेंगे, यानी कि ये एक स्टेबल स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो 5वां इलेक्ट्रॉन है मेरा, यानी कि ये फ्री रह जाएगा, और जब ये फ्री होगा तो ये फ्रीली पूरे स्ट्रक्चर में कहीं भी मूव कर सकता है। और जब ये मूव करेगा तो इसका मतलब ये है कि ये मेरी कंडक्टिविटी को बढ़ा देगा, क्योंकि जनरली ये फ्री है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस आते हैं वो ये आते हैं कि जो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी है वो कौन कौन सी हैं। तो आप उसके केस में ध्यान रखिए, जो मेरी पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी है, पहला जो उसमें आता है वो आता है फास्फोरस, यानी कि डिनोट करते हैं पी से। दूसरा आता है एंटीमनी को एसबी से डिनोट करते हैं। एक आता है आर्सेनिक, इसको आप AS से नोट करते हैं। तो इनको आप याद रखिएगा कि पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी क्या है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको भी समझ लीजिएगा। बेसिकली अब इसमें आई थिंक वैसे तो काफी कुछ है इसकी डीप में जाने के लिए, लेकिन मैं समझता हूँ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक काफी हो चुका है। इसके बारे में अगर फर्दर और कुछ जानना हो तो बाद में कोशिश करते हैं, लेकिन आई थिंक ये इनफ है। एक और हमारा आता है दूसरा जो टाइप है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का, वो है पी टाइप सेमीकंडक्टर। जैसे उसमें आपने हैंड टाइप में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड की थी, इसके केस में आपको जो ऐड करनी है वो है ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी। ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी का मतलब क्या है कि इसके आउटर मोस्ट शेल में, यानी कि वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो
3 होंगे, यानी कि उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 3 होने चाहिए। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी का एक जो एग्जांपल है वो है इंडियम। इंडियम में क्या होता है कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जो इसके नियर बाय में सिलिकॉन के साथ में इसके 3 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्डिंग कर लेते हैं, यानी कि कोवेलेंट बॉन्डिंग कर देते हैं, लेकिन फोर्थ में इसका जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है तो बॉन्डिंग नहीं हो पाती है। अब क्या है, जो वैकेंसी है यहाँ पे रह जाती है, जिसको मैंने होल कहा है, होल बोलते हैं। तो अब जो ये वैकेंसी है इसकी टेंडेंसी है कि ये जो नेबरिंग आइटम्स हैं, यानी कि सिलिकॉन का, इसके साथ में ये जो नेबरिंग एटम है ये इस होल को फिल कर सकता है। लेकिन इसके लिए क्या है, मुझे कोई स्मॉल एनर्जी चाहिए। रूम टेम्परेचर पर ये लगभग, जर्मेनियम के केस की अगर बात करूं तो जर्मेनियम केस में 0.01 ईवी, और सिलिकॉन की बात करूं तो 0.05 ईवी, इतनी एनर्जी हो सकती है कि ये जो सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन है ये जंप करके यहाँ पर इंडियम के जो वैकेंट पोजीशन थी वहां पर आ जाए। सो बेसिकली इसमें जो आपको ध्यान रखने की है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी आपकी कौन कौन सी होती हैं। तो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जाती हैं तो उसमें आप याद रख लीजिएगा कुछ एलिमेंट। एक है आपका बोरोन, एक है आपका एल्यूमिनियम, और एक जो हमने यहाँ पर यूज किया है इंडियम, और एक और हमारा आता है गैलियम। तो आप इनको याद रखिएगा कि कौन कौन सी मेरी ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी है और कौन कौन सी मेरी पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी कुछ पूछा जाता है। सो बेसिकली एक चीज इसमें और डिस्कस करनी थी जो मैं पहले भी कर चुका हूं कि चाहे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो, इन पे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है। सो वो डिस्कस किया है हमने कि जैसे जैसे मैं अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करता रहता हूँ तो बेसिकली होता क्या है, कंडक्टिविटी मेरी इंक्रीज होती जाती है, और ये इसकी एक काफ़ी अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हम यूज में लाते हैं। सो इस पार्ट के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम इसका बाकी का बचा हुआ पोर्शन ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जितने भी लेक्चर्स आप देखते हैं तो अगर आपको ये पसंद आते हैं तो काइंडली लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप अप्रिशिएट करते हैं, सपोर्ट करते हैं तो हम भी इवन एक स्टेप फर्दर कोशिश करते हैं कि आपके लिए कुछ यूज़फुल वीडियोस लाई जाएं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इजी हो सकें और आप अपना एग्ज़ाम इजीली क्रैक कर सकें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।